आज की कहानी सास बहू का दुखड़ा। मेरी बुआ सास का दुखड़ा सुनना अब तो मेरी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। हर रोज बड़बड़ाती हुई वो हमारे घर चली आती और अपनी बहू का रोना लेकर बैठ जाती। क्या बताऊं निशा, मैंने अपने बेटे को कितनी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया, ये तो तू भी जानती है। और ये बहुएं उन्हें ऐसे छीन लेती हैं जैसे उन्हीं ने उनको पाला पोसा हो। हम तो जैसे उनके कुछ हैं ही नहीं। पास बैठे मेरे पति अखबार पढ़ रहे थे। बुआ की बात सुनकर अखबार छोड़ उन्होंने बुआ की बातों में हस्तक्षेप किया। बुआ जी, आपने तो जैसे कभी किसी को पला पलाया छीना ही नहीं। आपकी दोनों बेटियां भी तो किसी के पले पलाए बेटे छीन कर बैठी हैं। मैंने आंखें दिखाकर पति को बोलने से मना करना चाहा, मगर अखबार को एक तरफ पटक कर वह बोलते ही चले गए। मेरी माँ भी हमेशा यही कहती रहती है कि शादी के बाद मैं निशा का होकर रह गया हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता, जब तुम औरतों को बहुओं से इतनी दिक्कत होती है तो इतना सज धज कर ताम झाम करके उनको घर ही क्यों लाती हो। बेटे की शादी से पहले हर माँ को ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वह भी कभी बहू बनकर इस घर में आई थी और उनकी सास ने भी अपने पले पलाए बेटे को उनके सपूत किया था। बुआ जी, आप भी तो कभी बहू बनकर आई होंगी। बुआ जी, एक नया घर बनता है, लड़के पर भी नई जिम्मेदारियां आती हैं, वह भी कई नए रिश्तों में बंधता है। ऐसे में माँ का यह सोचना कि वह अभी भी छोटा सा बच्चा बनकर उसके पल्लू से बंधा रहे, यह उस लड़के के प्रति अन्याय होगा। ना ना नीरज बेटा, माँ का पल्लू क्यों पकड़ेगा वह बेचारा। वह तो उस महारानी का पल्लू पकड़ेगा जो उसे अभी नई नई मिली है। बुआ ने हाथ झटकते हुए कहा। मैं इस बात को ज्यादा उलझाना नहीं चाहती थी, पर लाख इशारे करने के बाद भी मेरे पति नहीं माने। वह बोलते ही चले जा रहे थे। वे बोले, बुआ जी, उस महारानी को तो तुम ही घर में लाई थी। तुम ही तो उसके घर जाकर ठोक बजाकर 100 लड़कियों को रिजेक्ट करके खूब देख परख के अपनी बहू रानी बनाकर लाई थी। फिर रोज रोज यहाँ आकर बहू का रोना लेकर बैठ जाती हो। उसे आए अभी 4 महीने ही तो हुए हैं, नई नई शादी हुई है। तुम्हें तो बहू के लाड प्यार करने चाहिए, तुम भी तो कभी किसी की बहू बनी थी। नीरज बेटा, लाड प्यार करे मेरी जुत्ती, मैं पीछे पीछे घूमने वाली सासों में से नहीं हूँ। देख नीरज बेटा, मुझे उमेश का उसकी ससुराल से ज्यादा मेल झोल पसंद नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से उसका छोटा साला यहाँ आकर बैठा हुआ है, कहीं बाहर पढ़ाई करता है। छुट्टियां हो रखी हैं, इसलिए बहन के घर चला आया मुंह उठाकर। तो क्या हुआ, तुम भी तो बुआ जी कई कई महीने अपनी बेटियों के ससुराल में रह आती हो। वह तो फिर भी बहू का छोटा भाई है। वह मैं तो इलाज कराने। बुआ ने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन इलाज कराने के बाद तुम्हारे दामाद ने तुम्हारी खूब सेवा की थी ना। तुम तो खुद ही बताती थी, क्या तुम्हारा दामाद किसी का पला पलाया बेटा नहीं है। तुम जब बेटी के ससुराल जाती होगी तो तुम्हारी समधन भी ऐसे ही चीखती चिल्लाती होगी ना बुआ। नीरज की बातें सुनकर बुआ का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। उनका चेहरा देखकर मुझे घबराहट होने लगी। मैं कभी बुआ की बातों को नहीं काटती थी। बुआ जो भी कहती मैं उसे बस हाँ हूँ करके सुन लेती। मैं सोचती क्यों एक बुजुर्ग औरत का मन दुखाऊं। मैं सोचती थोड़ी देर मुझसे बात करके अपने मन का दर्द हल्का कर भी लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। पर मेरे पति का आज उन्हें आईना दिखाना मुझे भी आवश्यक लगा। नीरज आगे बोले, आपकी बेटी अपनी ससुराल में चाहे किसी को भी नाच नचाए, पर बहू का ऊंची आवाज में बोलना भी आपको खलता है। बुआ जी, घर में सुख शांति रखने का एक मूल मंत्र लोगी मुझसे, बोलो। बुआ जी कुछ ना बोलकर नीरज को बस गुस्से से घूरती रही। नीरज बोलते रहे, पर बुआ उन्हें अनदेखा करके चली गई। बुआ का ऐसे जाना मुझे अच्छा तो नहीं लगा, मगर बुआ को नीरज ने जो आईना दिखाया उससे कहीं ना कहीं मेरे मन को शांति जरूर मिल गई। कुर्सी पर बैठे बैठे मैं अतीत की यादों में चली गई। यही बुआ जी थी जिन्होंने अपनी माँ के साथ मिलकर कभी सासू माँ के पैर इस घर में जमने नहीं दिए थे। पता नहीं क्यों मुझे मेरी सासू माँ गाय जैसी लगती थी।
मेरी सास ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। बुआ के सामने हमेशा चुप रहने वाली मेरी सास मेरे सामने शेरनी की तरह दहाड़ती थी। शायद अपने साथ हुए अन्याय का बदला मेरी सास मुझसे लेना चाहती थी। अपने मन की बात वह मुझसे कभी ना करती और घर की जरा जरा सी बातें मेरे पति नीरज के कानों में जाकर भर देती, जिसका सीधा प्रभाव हमारी गृहस्थी पर पड़ता। हमारे आपस में झगड़े होते जिनकी कोई वजह हमारे पास होती ही नहीं थी। जब मेरे छोटे भाई की सगाई का पत्र आया तो मैं खुशी खुशी अपनी सास को दिखाने दौड़ी, पर मेरी सास ने मेरी खुशी को 1 मिनट में अनदेखा कर दिया और गुस्से में बोली, बस बस, हमारे घर में मायके की ज्यादा चर्चा करने का रिवाज नहीं है। मैं तो अचंभित सी रह गई और अपने पति के सामने रो पड़ी। इस घर में ब्याह दी गई, इसका अर्थ यह तो नहीं कि मेरा मायका ही समाप्त हो गया। उस दिन नीरज को पहली बार मेरी सासू माँ पर गुस्सा आया था और मेरे मन में भी उनके प्रति जो सम्मान था वह समाप्त हो गया था। मगर यह बात भी सच है कि मेरी सासू माँ ने जो कुछ अपनी ससुराल से पाया था वही मुझे लौटा भी रही थी। मगर क्या यह न्याय संगत था? नीरज ने अपनी माँ को साफ शब्दों में कहा था, माँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम बबूल का पेड़ बोकर आम के फल की उम्मीद कैसे कर सकती हो? बिना किसी वजह के निशा का मन दुखाओगी तो घर में सुख शांति कैसे रहेगी? अगर अपनी इज्जत करवाना चाहती हो तो पहले इज्जत देना सीखो। सासू माँ मुझे गुस्से से लाल आंखें करके ऐसी घूर रही थी मानो पति ने मेरी वकालत करके किसी की हत्या जैसा अपराध कर दिया हो। वह गुस्से में बोली, यह कल की आई तुझे इतनी प्यारी हो गई जो मुझे समझाने चला है, जोरू का गुलाम कहीं का। उसी वक्त से मेरी सास मेरी प्रतिद्वंदी बन गई। कभी किसी चीज के चोरी होने का इल्जाम मुझ पर लगा देती तो कभी किसी और आरोप में झगड़ा करा देती। मेरी नंदे आती तो उनकी देखभाल न करने का आरोप भी मुझ पर लगा देती। धीरे धीरे मेरे पति ने हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। मेरी शादी को लगभग 18 साल बीत जाने पर भी मेरी सास मुझे स्वीकार नहीं कर पाई और मेरे पति पर तो जोरू के गुलाम का ठप्पा ही लग गया। मेरी सास और मैं नदी के 2 किनारों की तरह जीते हैं। मैं इस बात से भी कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि मेरी सास का मेरी नंदों के ससुराल में पूरा हस्तक्षेप रहता है, मगर मेरे मायके से किसी का आना जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी सास जो खुद मेरी बुआ सास और अपनी सास के दुर्व्यवहार से आजीवन अपमानित होती रही, क्यों मेरे मन की पीड़ा समझ नहीं पाई? मैं उनके बेटे की पत्नी हूँ, उनकी प्रतिद्वंदी नहीं। बुआ तो जा चुकी थी मगर अपने पीछे कड़वाहट का गहरा धुआं छोड़ गई थी। मेरे पति नीरज तो बुरी तरह चिल्ला रहे थे, पता नहीं प्रकृति ने स्त्री को ऐसा क्यों बनाया है। कितने ही पुरुष एक साथ रह लेते हैं, लेकिन 2 औरतें जब भी साथ रहती हैं उनके बीच अधिकारों को लेकर लड़ाई होती है। विशेषकर अपना बेटा बहू के साथ बांटने में औरतों को बड़ी तकलीफ होती है। मगर नीरज, हर घर में तो ऐसा नहीं होता। मैंने नीरज को टोका। नीरज ने शांत होते हुए कहा था, यह तो सच है, मगर जहाँ 10% घर में सास बहू का तालमेल सही होता है तो वहीं 90% घरों में ऐसे ही चिक चिक होती रहती है। कहीं सास अच्छी होती है तो बहू नकचड़ी, कहीं बहू सेवा करने वाली हो तो सास मेरी माँ और बुआ जैसी मिल जाती है। सच तो यह है कि निशा, झगड़ा कभी होता ही नहीं है, सिर्फ उसे पैदा किया जाता है। सीधी सी बात है, बेटे को काबू में रखना हो तो बहू को वश में करो, बहू के साथ प्यार से व्यवहार करो। बहू को प्यार से रखोगे तो बेटा भी पीछे पीछे चला आएगा। घर में सुख शांति रहेगी, वो अलग। और अगर अपने पति को वश में रखना हो तो बहू को सास को खुश रखना चाहिए ताकि बेटा बहू के साथ हमेशा खुश रहे। मेरी यह बात सुनकर मेरे पति नीरज भी हंस पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है निशा, बहू बाहर से आती है, उसे विश्वास में लेना ज्यादा जरूरी होता है। बेटा तो अपना ही होता है, उससे इतना प्यार बढ़ाने की भला क्या जरूरत होती है। नीरज ने आगे कहा, निशा, अच्छी बात तो यह है कि पराई बेटी को अपना बनाओ, मगर होता उल्टा है। शादी करके सभी सास असुरक्षा से घिर जाती हैं, बेटे पर हाथ कसने लगती हैं और बस यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। यह सब अपनी माँ से कहा है कभी? मैंने हंसते हुए कहा। अपनी माँ से नहीं कह पाया, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में तुम भी तो सास बनने वाली हो, कुछ समझी? मैं क्या कहती, सिर्फ हंस कर रह गई।
कि कौन जाने जब सास बनूंगी तब मैं कैसी हो जाऊंगी। कहीं मैं भी अपनी बहू को वही सपना परोसने लगूं जो कभी मुझे मिलता रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।